हेलो क्लास, वेलकम बैक। बेटा, हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और मुझे आपको दो चीज़ों का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में समझाना था। मैंने लास्ट क्लास में लिख भी दिया था, पर मुझे पता था क्योंकि वो कंसेप्ट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, दैट्स वाई बेटा मैं लास्ट क्लास में आपको नहीं समझा पाया। बेटा, मैंने साथ साथ उस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको एक बात ये भी बोली थी कि उससे पहले हमें एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। लो बेटा, विदाउट एनी फर्दर डिले हम सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल की चर्चा स्टार्ट करते हैं। फिर बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट देखते हैं बेटा इन अकाउंटिंग इक्वेशन। देन बेटा हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं अपने नए क्वेश्चंस पर। चलो जी प्यारे बच्चों, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने पढ़ना है सबसे पहले ये देख लो। बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमें पढ़ना है उसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, या आप बेटा इसको प्यार से पीरियोडिसिटी भी बोल सकते हो। कुछ लोग बेटा इसको प्यार से पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या पीरियोडिसिटी। मैं एक एग्जांपल से बेटा स्टार्ट करना चाहता हूं इस चीज को। एक बात समझो, मान लो बेटा आपने क्या करा, अपना बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 10th of October 2021। लेट्स सपोज कि आपने बेटा बिजनेस स्टार्ट किया बेटा अपना 10th of October 2021। ठीक है जी, और बेटा आपने ना ये बिजनेस को कंटिन्यू रखा बेटा 2047 तक। लेट्स सपोज बेटा आपने बिजनेस काफी टाइम तक रखा। मान लो बेटा ये बिजनेस चला 15th of March 2047 तक, मान लो बेटा। अब ऐसा नहीं हो सकता क्या कि एक दिन हम बैठ जाएं बेटा और सारी की सारी कैलकुलेशन कर ले हमने क्या कमाया और क्या गवाया। बेटा ये 25-26 साल जो आपने बिजनेस चलाया इकट्ठे एक ही बार में कैलकुलेशन कर लेना इसकी नहीं प्यारे बच्चों, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता बेटा। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलता है अकाउंट्स विल प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बेटा ये कंसेप्ट क्या बोलता है, ऐसे थोड़ी अकाउंट्स बनते हैं बेटा। ये कंसेप्ट बोलता है बेटा आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जनरली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। बेटा ये कंसेप्ट बोलता है कि आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं एक फाइनेंशियल ईयर के, रादर देन 26 सालों का इतिहास एक साथ गढ़ने बैठ गए आप। बेटा आपके लिए फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है, 10th of October 2021 टू 31st of March 22। और बेटा फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1st of April 22 से लेकर बेटा 31st of March 23। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1st of April 23 टू 31st of March 24। और बेटा ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। बाबू अकाउंट्स विल प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जनरली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। 26 साल के इकट्ठे अकाउंट्स नहीं बना सकते आप, ये मेरे को अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ने कहा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दैट मीन्स जब मुझे बेटा एक साल के लिए अकाउंटिंग करनी है, एक फाइनेंशियल के लिए अकाउंटिंग करनी है, दैट मीन्स बेटा मुझे अगर कोई एक्सपेंस है, चाहे बेटा कोई गेन्स हैं, मुझे किसके लिए दिखाने हैं बेटा 12 मंथ के लिए, एक साल के लिए। जब मैं एक साल के लिए अकाउंट्स बनाता हूं तो बेटा अगर कोई खर्चा मैंने किया है या कोई इनकम मैंने कमाई है तो बेटा उस साल आप 12 महीने के ही, यानी कि एक ही साल के खर्चे दिखाओगे, एक ही साल की इनकम दिखाओगे। मान लो बेटा आप बात कर रहे हो 1st of April टू 31st of March 22 टू 23। मेरे प्यारे बच्चों इस साल में आपने जितनी भी इनकम कमाई सब लिख दो, इस साल में आपने जितने भी खर्चे करे लिख दो, लेकिन ये खर्चे या आपकी इनकम सिर्फ इस 12 महीने की होनी चाहिए, ना तो इससे पहले वाले साल की होनी चाहिए, ना ही बेटा अगले साल की आप बात करना। ये बोलता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है जी, क्या बेटा इस कंसेप्ट के बेसिस पे मैं आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड के बारे में सोच सकता हूं? बेटा बिल्कुल इसी कंसेप्ट से आपको सोचना पड़ेगा। लो बेटा मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे विदाउट एनी फर्दर डिले चर्चा स्टार्ट कर देता हूं। सुनना बेटा मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं बोलता हूं बेटा मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर है 1st of April 21 टू बेटा 31st of March 22। लेट्स सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 है। ठीक है जी,
बेटा आप करते क्या हो, आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो अपने एम्प्लॉय से काम लेते हो उसको सैलरी बेटा 30 अप्रैल के अगले दिन देते हो। यानी कि पूरा अप्रैल मंथ काम कराने के बाद आपने उसको सैलरी पे करी ऑन 1 मई। ठीक है जी बेटा, पूरा मई मंथ आपने उससे काम कराया 1 to 31 मई और सैलरी पे करी बेटा 1 जून को। बहुत अच्छा काम किया बेटा, जून में काम कराया, 1 जुलाई को सैलरी दे दी। ऐसे ही आप चलते रहे, दिसंबर में काम कराया, 1 जनवरी को सैलरी दे दी बेटा। आपने जनवरी में काम कराया बेटा, 1 फेब को सैलरी दे दी। फरवरी में काम कराया बच्चों, 1 मार्च को सैलरी पे कर दी। और बेटा जब मार्च में काम कराया तो आपने उसकी सैलरी दी 1 अप्रैल को। लो मेरे प्यारे बच्चों, बात को बहुत आराम से समझना। आपने बेटा 12 महीने एम्प्लॉय से काम कराया, पूरे 12 महीने। आप बेटा उसको सैलरी देते हो, लेट सपोज बोलता हूं 8,000 रुपीज पर मंथ पे करते रहते हो बेटा, 8,000 रुपये महीना पे करते रहते हो बेटा। आप खुद सोचो मार्च महीने में क्या हुआ होगा बेटा। आपने काम लिया उससे 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। काम कितना लिया बेटा, 1 मार्च से 31 मार्च तक, लेकिन इसकी सैलरी आप पे करते हो बेटा अगले दिन यानी कि 1 अप्रैल को। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तो 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं बेटा, मुझे तो 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। क्या मैंने बेटा 31 मार्च को बुक्स क्लोज करनी है? करनी है। क्या बेटा 31 मार्च को ये एक्सपेंस पे हुआ? नहीं बेटा, ये आखिरी के 8,000 रुपए तो पे नहीं हो पाए बेटा। पूरे साल भर में कितना अमाउंट पे हो पाया? मेरे प्यारे बच्चों, आपने 8,000 रुपए उसको महीना सैलरी दी, 11 महीने की तो पे कर दी। जो बेटा 12th मंथ की आपने मार्च की सैलरी पे करनी थी वो अगले ही दिन करनी थी, लेकिन आज 31 मार्च हो गया, आज तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हो आप, तो आप बेटा सैलरी पे कर चुके हो 88,000। ठीक है जी बेटा, पे तो कर चुके हैं हम 88,000 बेटा। जब 88,000 आप पे कर चुके हो, अगर कभी अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बोले सैलरी पेड 88,000, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन? बेटा इसकी तो चर्चा बहुत बार कर ली। 88,000 की सैलरी पे कर चुके हो, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? लो प्यारे बच्चों, ट्रीटमेंट का डिस्कशन करना है, अभी कर लो। मैं बेटा इतना पोर्शन रब कर रहा हूं, आपको जो भी जरूरत हो बेटा लिख लेना। लो बेटा, अगर मैं 88,000 की सैलरी पे कर चुका हूं बच्चों, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? लो मैं लिख देता हूं, सैलरी पेड, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट? मेरे प्यारे बच्चों, अगर पे कर चुके हो, कैश चला गया होगा बिजनेस से, आपने कैश में भी माइनस किया होगा और बेटा कैपिटल में भी माइनस किया होगा। बिल्कुल जी, माइनस किया होगा। सारे खर्चे सारी इनकम कहां से बेटा आप देखते हो? सारे खर्चे सारी इनकम को आप कैपिटल से रिकॉग्नाइज करते हो। ठीक है जी बेटा। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या हुआ? क्या इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी है? बिल्कुल है बेटा। आप खुद समझो, आपने पूरे मार्च के महीने उससे काम ले लिया बेटा, लेकिन क्या आपने मार्च तक पे किया? पे तो नहीं करा। यानी कि बेटा मैं इसको बोल सकता हूं एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड। बट नॉट येट पेड बेटा, एक्सपेंस इंकर हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ बेटा। पूरे साल भर, पूरे महीने भर इस काम ले चुके हो, लेकिन बेटा पे नहीं करा आपने, तो बेटा एक्सपेंस तो हो चुका लेकिन पे नहीं हुआ। इसी को तो प्यार से आप आउटस्टैंडिंग बोलते हो, इसी को तो बेटा हम प्यार से बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक ऐसा एक्सपेंस जो इंकर हो चुका बेटा, लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी। बाबू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मुझे क्या बोलता था?
अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट तो मुझे ये बोलता था कि कोई भी इनकम रिकॉग्नाइज करोगे, कोई भी एक्सपेंसेस दिखाओगे तो 12 महीने के दिखाना। क्या बेटा मैंने चर्चा अभी तक 11 महीनों की ही की, 11 महीनों की ही की। बेटा इस एक महीने के खर्चे का क्या होगा? बेटा ये जो एक महीने की सैलरी है ना, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, विदाउट एनी डाउट बेटा ये आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंस तो हो चुका लेकिन पे नहीं किया आपने, तो बेटा बिना किसी डाउट के ये बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और आपको दिखाना पड़ेगा अकाउंट्स में। बेटा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ने मुझे क्या कहा? चाहे कोई इनकम है चाहे कोई एक्सपेंस है, 12 महीने के लिए दिखाओ, 12 महीने के लिए, उस पूरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए। आप 11 महीने के लिए दिखाकर बच नहीं सकते। तो बेटा ये जो 12वें महीने का एक्सपेंस था ये मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट? मेरे प्यारे बच्चों खुद समझना, मैं तो चाहता था कि ये आपसे सीधा ट्रीटमेंट पूछूं कि क्या होना चाहिए, लेकिन बेटा चलो मैं फिर भी डिस्कशन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड? हाँ जी, इसका दूसरा नाम यही होता है। एक्सपेंस जो हो चुका लेकिन पे नहीं हुआ। क्या ये एक्सपेंस हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। बेटा कोई भी खर्चा जो हो जाता है हमेशा उसका ट्रीटमेंट कैपिटल से करते हैं। बिल्कुल करते हैं जी। कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम बेटा सबसे पहले कैपिटल से चार्ज की जाती है। ठीक है जी बेटा, क्योंकि ये खर्चा हो चुका है बेटा कैपिटल कम कर देना। बाबू और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? क्या कैश गया क्या जेब से? नहीं बेटा, अभी तक तो ये पे ही नहीं करा। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। बेटा आपको क्या करना होगा? आपको अपनी लायबिलिटी बढ़ानी होगी। क्या आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी होती है? बेटा पहले भी चर्चा हुई है। बाबू लायबिलिटी क्या होती है? एक ऑब्लिगेशन, एक बर्डन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टेंशन। बेटा क्या ये 8,000 मुझे पे करने हैं? अभी तो पे करने हैं बेटा, 31 मार्च को तो पे करने हैं, मैंने पे नहीं किया अभी तक। क्या मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है? क्या मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है? क्या बेटा मेरे ऊपर एक बर्डन है कि मुझे 8,000 रुपए पे करने हैं? बेटा बर्डन है। बेटा हर बर्डन लायबिलिटी होता है, और क्योंकि ये बर्डन ऐसा है बेटा कि इसको आप एक साल में तो पे कर ही दोगे बेटा, ऐसे बर्डन को हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। हर वो अमाउंट जो हमें 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी होती है बेटा, हर वो अमाउंट करंट लायबिलिटी है। खैर अभी करंट लायबिलिटी को छोड़ दो बेटा, लायबिलिटी कंफर्म है बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी में कोई डिफरेंशिएशन करते ही नहीं है बेटा, वहां तो हम लायबिलिटी वर्ड लिखते हैं सिंपल। तो बेटा इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? क्योंकि हर खर्चा बेटा चार्ज किससे होता है? कैपिटल से चार्ज होता है। बाबू ये एक ऐसा खर्चा है जो हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं करा, तो चार्ज इट फ्रॉम द कैपिटल, क्योंकि खर्चा तो है ही ना आफ्टर ऑल। और बेटा दूसरी बात, क्योंकि अभी पे नहीं हुआ तो कैश पे इसका इंपैक्ट नहीं आएगा बेटा, लेकिन बेटा एक बर्डन है आपके ऊपर, तो लायबिलिटी पे आप इंपैक्ट डाल दोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर बेटा सैलरी पे हो जाती है तो बेटा कैश चला जाता है एज वेल एज, क्योंकि नुकसान है तो आप कैपिटल से एडजस्टमेंट कर देते हो। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो बेटा नुकसान तो है ही है, पे तो करना ही है बेटा, फ्यूचर में खर्चा तो हो ही चुका है बेटा, तो कैपिटल में आप इसको रिकॉग्नाइज तो करोगे ही करोगे। क्योंकि पे नहीं हुआ कैश पे इंपैक्ट मत डालना बेटा, लेकिन एक लायबिलिटी जरूर खड़े कर लेना बिजनेस में। तो ये था बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस? मेरे प्यारे बच्चों आप खुद सोचो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए बेटा प्रीपेड का। लो मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक एग्जाम्पल से आपको। लो बेटा समझना, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। रेंट पेड फॉर 13 months amounted to rupees 78,000 rupees। ठीक है जी बेटा, लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बाबू जिस प्रेमाइसिस में, जिस बिल्डिंग में मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं वो मेरा रेंटेड प्रेमाइसिस है। ठीक है जी बेटा, उस जगह का मान लो रेंट है बेटा, मैंने 13 महीने का रेंट पे कर दिया 78,000 मान लो बेटा।
मैं 13 महीने का रेंट पे कर चुका हूं 78,000 रुपीज। ठीक है जी बेटा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता था याद कराओ बेटा। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट तो ये बोलता था कि अगर कोई एक्सपेंस है, चाहे बेटा कोई गेन है, आपको क्योंकि अकाउंट्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बनाने हैं, जनरली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, तो बेटा ऐसे केसेस में कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम आप सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की रिकॉग्नाइज करोगे। दैट मीन्स ओनली फॉर अ 12 मंथ और फॉर अ 1 ईयर। आपको बेटा कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम सिर्फ एक साल की लेनी चाहिए, उसी फाइनेंशियल ईयर की, इधर उधर की बात नहीं। तो बेटा मैंने रेंट पे कितना कर दिया प्यारे बच्चों, 13 महीने का रेंट पे कर दिया 78,000। कैलकुलेट इट फॉर अ 1 मंथ, एक महीने का कितना है बेटा, 78,000 है 13 मंथ का, तो 1 मंथ का कितना बेटा मैंने डिवाइड कर लिया, यानी कि बेटा हर महीने का रेंट 6,000 रुपीज है। हाँ प्यारे बच्चों, हर महीने का रेंट बेटा 6,000 रुपीज है। क्या बेटा मुझे 12 तो महीने का पे करना था बेटा, मुझे 12 महीने का तो पे करना ही था, तो मैंने 13th मंथ का क्यों पे कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता क्या बेटा लैंडलॉर्ड को एडवांस की जरूरत हो, लैंडलॉर्ड ने बोल दिया हो 1 महीने का एडवांस देते जाओ, तो मैं एडवांस दे आया बेटा। दे नहीं सकता क्या, दे तो सकता हूं बेटा। बाबू 12 महीने का तो पे करना ही था, कर दिया। क्या बेटा 1 महीने का एडवांस पे कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एडवांस पे कर दिया आपने 1 महीने का। क्या बेटा एडवांसेस को ही हम प्यार से प्रीपेड बोलते हैं बेटा, नाम में ही क्या है, देखो क्या है नाम इसके, प्रीपेड। अच्छा जी, जो पहले पे कर दिया, बिल्कुल बेटा नाम में ही है प्रीपेड, पहले पे कर दिया, एडवांस दे दिया 1 महीने का 6,000 रुपए। बेटा ये 12 महीने का ही तो रिकॉग्नाइज करना है मुझे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, 12 महीने की बात करो। लो बेटा एक बात समझो, जो रेंट आपने 12 महीने का पे कर दिया, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट, उसका क्या होना चाहिए बेटा। रेंट पे करा, अच्छा जेब से कुछ ना कुछ गया होगा, कैश में माइनस कर दिया बेटा, कर दिया। बाबू क्या खर्चे हो या कोई नुकसान है या कोई इनकम है बेटा, क्या कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, कर देना। बाबू सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इसमें कोई अंतर थोड़ी होता है, इनका ट्रीटमेंट तो बिल्कुल सेम है। What would be the treatment of prepaid salary या prepaid rent? बाबू आपने जो चीज एडवांस पे कर दी उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैंने ये 6,000 रुपए बेटा एडवांस पे कर दिए, एडवांस, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, मुद्दा तो ये है बेटा। पहले एक बात सोचो, सबसे पहले एक बात सोचो, क्या आपने पे करा जब जेब से कुछ गया होगा। जब मैं 78,000 पे करके आया बेटा, 72 तो देना ही देना था, 6,000 और भी तो दे आया, क्या बिजनेस से कैश गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल इजी है सोचना, जब आपने प्री पेमेंट करी तो कैश तो चला ही गया होगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है जी बाबू, बच्चे सोच रहे होंगे कि ये खर्चा है, कैपिटल में डाल दो। मेरे प्यारे बच्चों सुन लो, खर्चा मुझे सिर्फ 12 महीने का दिखाना होता है। क्या मैं 12 महीने का दिखा चुका, 12 महीने का तो मैं दिखा चुका, 72,000 का तो मैं ट्रीटमेंट कर चुका। क्या ये जो 1 महीने का आपने पे करा ये खर्चा है आपका बेटा, इस साल का तो खर्चा नहीं है। मैं तो अकाउंट से साल के बना रहा हूं, इस साल का तो खर्चा नहीं है, ये तो अगले साल का खर्चा है बेटा। अगले साल को छोड़ो, मुझे आज क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, आज सोचो, क्या ये बेटा इस साल का खर्चा है, नहीं बच्चों। अगर मैं सोचूं बेटा 12 महीने का ही तो खर्चा दिखाना है, 12 महीने के 72,000 रुपीज का तो मैं ट्रीटमेंट कर चुका बेटा। क्या ये खर्चा है बेटा, इस साल का खर्चा नहीं है, हाँ अगले साल का है बेटा, लेकिन मुझे ट्रीटमेंट तो अभी करना है इसका। मुझे तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन में आज ही ट्रीटमेंट करके देना है। क्या आपने पे किया बेटा, पे करा, कैश में आपने ट्रीटमेंट कर दिया, कर दिया बेटा। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा आपकी एसेट होती है, याद करो मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक बात बोल चुका हूं,
बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि इसका बेनिफिट अगले 12 महीने में तो मिल ही जाएगा। 12 महीने छोड़ो बेटा, अगले ही महीने मिल जाएगा। अगले महीने आप अंकल की जगह, लैंडलॉर्ड की जगह फ्री में बैठ के इस्तेमाल करोगे। इस्तेमाल करनी है, सिर्फ बेनिफिट उठाना है, क्योंकि आप पे कर चुके हो। हर वो चीज जिसका बेनिफिट अगले 12 महीने में मिल जाएगा, अगले 1 साल में मिल जाएगा, हर वो चीज करंट एसेट है बेटा। ये चीज करंट एसेट होती है। अगर मैं करंट एसेट नहीं भी याद रख पाया तो बेटा एसेट तो है ही है बेटा, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, तो ये एक एसेट है। दैट मीन्स बेटा आप एक एसेट क्रिएट करोगे, एक एसेट क्रिएट करोगे जिसका नाम रखोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एसेट्स। तो ये था बेटा, ट्रीटमेंट समझाने की कोशिश करी मैंने आउटस्टैंडिंग का भी आपको, और मैंने ट्रीटमेंट समझाने की कोशिश करी आपको प्रीपेड का भी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीपेड का एक्सपेंस का ट्रीटमेंट एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो बेटा, जब आप 78,000 पे करके आए, 72,000 का तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है। कैश गया क्योंकि खर्चा है बेटा, कैपिटल में से लेस कर देना। जब बेटा आपने 6,000 रुपए एडवांस दिए, जब दे दिए बेटा, तो सोचो ही मत बेटा, कैश तो पे कर ही दो बाबू। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इसको कैपिटल से रिकॉग्नाइज कर दो। बेटा क्यों? क्या मैं 78,000 रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? क्या मैं 13 महीनों का खर्चा दिखा सकता हूं, जबकि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मुझे 12 महीनों के खर्चे के लिए बोलता है? क्या मैं दिखा सकता था बेटा इसको कैपिटल से? नहीं बेटा, कैपिटल से नहीं दिखा सकते। खर्चा जरूर है बेटा, लेकिन अगले साल का, और बेटा मैं इस साल के लिए अकाउंट्स बना रहा हूं, तो बेटा इस साल के लिए तो ये एसेट है, क्योंकि बेटा अभी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका आपको अगले आने वाले महीनों में या आने वाले 1 साल में तो मिल ही जाएगा। अंकल कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर ही देंगे ना, लैंडलॉर्ड कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर ही देगा ना बेटा आपके ये पैसे। आपको कहेगा ना कि अगले महीने मुझे पैसे ना देना, आप यूज कर लो, या कभी कह देगा चलो अगले महीने दे दो, उससे अगले महीने कहेगा ना दो, यूज कर लो। अगले आने वाले 1 साल में तो बेनिफिट दे ही देगा। इसी वजह से बेटा ये मेरी करंट एसेट है। इसी वजह से बेटा मैं इसका एसेट में कॉलम बनाऊंगा प्रीपेड, और वहां इसे ऐड कर दूंगा। तो बेटा ये था ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग का और प्रीपेड रेंट का। मैंने समझाने की कोशिश की आपको, फिर भी आपको लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कॉल करना बेटा। अब बेटा बिना किसी डिले के बेटा इस पर बेस्ड एक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो बेटा मैं ये समझा चुका हूं, आप नोट डाउन कर लेना बेटा। लो, चलो बेटा बाबू, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक कराकर गया था आपको, और मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको होमवर्क दिया था बेटा, जो इजीली हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप पूछ लेना बेटा। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कहता है प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ समीर गोयल। बेटा बोलता है कि आप प्रूव करो कि अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होती है इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। यानी कि आपको बेटा सोचना क्या है, प्रूफ क्या करना है, हर बेटा ट्रांजैक्शन के बाद देखना क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर आ रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये क्या होता था? अरे वही असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है, और बेटा अगर बराबर है तो बेटा आप लिख देना कि हमने प्रूव कर दिया। तो बेटा आएगी ऑब्वियसली बराबर। चलो ठीक है बेटा, देखते हैं। कहता है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, हो जाएगा। कहता है पेड रेंट इन एडवांस, दैट मीन्स बेटा प्रीपेड रेंट है बेटा। खैर अभी हमने ट्रीटमेंट सीख लिया बेटा, मुश्किल नहीं है, बढ़ते हैं आगे। आपको बोलता है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड फॉर क्रेडिट। बेटा ऐसी एंट्री हमने बहुत बार की है। आपको बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹40,000, 80,000 का सामान बेच दिया बेटा, जो 40,000 का खरीदा था, हो जाएगा बेटा। बोलता है पेड सैलरी इन कैश, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। बेटा कितनी सैलरी कैश में पे करी ये भी बता दिया, कितनी आउटस्टैंडिंग है ये भी बता दिया, हो जाएगा ट्रीटमेंट। और बोलता है बॉट मोटरसाइकिल फॉर द पर्सनल यूज 30,000। तो बेटा पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदा, दैट मीन्स ड्राइंग्स। बेटा ये भी हो जाएगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कुछ खासा मुश्किल कोई भी बात नहीं है, एक दो ट्रीटमेंट नए हैं हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग का और प्रीपेड का। बाबू मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जितनी चीजें आपको आती हैं वो आप एडजस्ट करो खुद से, और जो चीज के लिए बेटा मेरी हेल्प चाहिए हुई तो आप आराम से बेटा वीडियो को, लाइव स्ट्रीमिंग को, अपनी स्ट्रीम लाइन को आगे ले जाना और देख लेना बेटा। मैं चाहता हूं आप पोस्ट करके खुद से क्वेश्चन करो, क्या आप कर पाए। लो प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन फिर भी कर रहा हूं, जो बच्चे मेरे साथ करना चाहते हैं तो फॉर्मेट सबसे पहले बना रहे हो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 फॉर्मेट में बेटा सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, लो बच्चों हम फॉर्मेट बना चुके हैं बेटा। पहली ट्रांजैक्शन क्या बोलता है मेरे को, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। बेटा विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से आप पोस्ट कर रहे हो, स्टार्टेड बिजनेस, बेटा कैश आ गया बिजनेस में, फटाफट से एसेट बुक कर दो 1 लाख रुपीज, एज वेल एज कैपिटल में दिखा दो बेटा 1 लाख रुपए। हर चीज का लॉजिक हमें क्लियर हो चुका है बेटा, सिर्फ हम नई ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा वेट करेंगे। लिखो प्यारे बच्चों न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन क्या होगा बेटा, कैश का बैलेंस आपने लिख दिया, एज वेल एज कैपिटल का बैलेंस लिख दिया है बच्चों। आपको क्या बोलता है, प्रीपेड रेंट है बेटा, रेंट पेड इन एडवांस 3000। बाबू लिख दो प्रीपेड रेंट, रेंट पे कर चुके हो एडवांस में 3000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों अभी समझा कर लाया हूं, फिर बोलता हूं, आप पे कर चुके हो ना, बाद में सोचना बेटा, पहले तो ये सोचो पे कर चुके हो कि नहीं। जब पे कर चुके हो दैट मींस कैश जा चुका है बेटा। प्रीपेड इज अ करंट एसेट, छोड़ो करंट एसेट, एसेट तो है ही बेटा। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए एक एसेट है, या आप प्रीपेड रेंट ही वर्ड लिख दो, प्रीपेड रेंट वर्ड लिख दो बेटा, मेरे लिए तो ये एक एसेट है, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। तो बेटा मैंने कर दिया है इसका ट्रीटमेंट। लो जी प्यारे बच्चों आप लिखो न्यू इक्वेशन, बैलेंसेस लिख दो बेटा 97,000 और 3,000, और बेटा कैपिटल में लिख दो बच्चों इसका टोटल। मेरे प्यारे बच्चों आप सिंगल मिनट के लिए वेट करो, इंक मैं थोड़ी सी मार्कर को दे दूं। लो बेटा इक्वेशन नंबर 3 क्या बोलती है, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। लो बेटा आपने गुड्स परचेज करे, आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन में लिखो परचेज गुड्स। मेरे प्यारे बच्चों गुड्स चाहे उधार खरीदा हो चाहे नगद खरीदा हो, बिजनेस में स्टॉक तो आया ही आया बेटा। 50,000 रुपए का नकद और उधार 20,000 रुपए का स्टॉक तो बिजनेस में आया ही है 70,000, ये तो सोचने की भी बात नहीं है। जब कैश खरीदा तो बिजनेस से कैश गया होगा बेटा 50,000 रुपए, और जब उधार खरीदा है तो बेटा एक ऑब्लिगेशन, एक लायबिलिटी आई होगी जिसका नाम है क्रेडिटर्स। इन चीजों पे बहुत चर्चा हुई है बेटा, इसीलिए मैंने अब स्पीड पकड़ ली है। मैं होप करता हूं आप सब इसको कर पा रहे होंगे। लो प्यारे बच्चों लिखो न्यू इक्वेशन बेटा, कैश बच गया 47,000, प्रीपेड रेंट बेटा 3,000, व्हाट अबाउट स्टॉक बेटा 70,000। किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लो बेटा आप ये भी सोचते रहना बेटा, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद सेटिस्फाई हो रही है, तो आप सोचते रहना बेटा कि बराबर आ भी रहा है कि नहीं। 47 प्लस 3 50, 50 प्लस 70 120, और क्या ये 120 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। चलो बच्चों आगे बढ़ो, कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 कॉस्टिंग रुपीज 40,000। ठीक है जी बेटा, सोल्ड गुड्स
कहता है कैश में सामान बेच दिया, कितने रुपए का? 80,000 का। आया कितने का था बेटा? 40,000 का। 40,000 की चीज 80,000 में बेच दी। मैं तो कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, सारे काम धंधे छोड़ो, यही बिजनेस शुरू कर दो बेटा। ये जो बिजनेस है बहुत अच्छा है। 40,000 का सामान 80,000 में बिकने लगा बेटा। छोड़ दो अकाउंटिंग इक्वेशन, कह दो मेरे को तो यही धंधा करना है मेरे प्यारे बच्चों। अरे कहां जा रहे हो तुम? अकाउंटिंग इक्वेशन तो करके जाओ मेरे प्यारे बच्चे। 40,000 का बिजनेस से स्टॉक चला गया है। 40,000 का सामान कितने में बेच दिया? नकद बेच दिया बेटा 80,000 रुपए में। ठीक है जी बेटा, क्या कुछ मुनाफा हुआ बेटा? 40,000 रुपए कमा लिए बेटा। आप मुनाफा पूछ रहे हो? 40,000 रुपए कमा लिया आपने। अच्छा 40,000 कमा लिए। लो प्यारे बच्चों, लिख दो फटाफट से नई इक्वेशन के लिए बैलेंस। न्यू इक्वेशन, कैश बेटा 127,000, प्रीपेड रेंट 3,000 रुपीज, स्टॉक 30,000 का, कैपिटल 1,40,000 एंड क्रेडिटर 20,000 रुपीज। तो बेटा मैंने लिख दी है नई ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 5। बोलता है पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज। बेटा सैलरी आपने पेड भी करी और आउटस्टैंडिंग भी है। सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग बेटा 4,500 की जब आपने पे करी तो 4,500 रुपए बिजनेस से कैश चले गए विदाउट एनी डाउट। क्या बेटा 4,500 की कैपिटल भी कम हो गई? हाँ बेटा, एक्सपेंसेस तो कम कर ही देते हैं बेटा कैपिटल को। बाबू सारे एक्सपेंसेस को, सारे गेन्स को एडजस्ट किससे करता हूं? कैपिटल से। नुकसान हो या मुनाफा, कैपिटल का नंबर सबसे पहले। बेटा अब सोचो 1,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करना है। क्या बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी वो खर्चा है जो हो चुका, आपने पे नहीं करा? हाँ बेटा, ये वो खर्चा है जो हो चुका। जब हो चुका बेटा तो कैपिटल में से तो लेस ही कर दो। हाँ कर दिया बेटा लेस, 1,000 रुपए और बढ़ा दिया बेटा। और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है जो आपको फ्यूचर में पे करना है। तो मैंने एक लायबिलिटी का और नाम लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपए। लो बेटा कर दिया हमने ट्रीटमेंट। फटाफट से न्यू इक्वेशन के लिए बैलेंसेस लिख दो बच्चों। लिखो बेटा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कैश में कितना लिखोगे? 1,22,500, प्रीपेड रेंट इज 3,000, स्टॉक इज 30,000 रुपीज, कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज 1,34,500, क्रेडिटर 20,000 रुपीज और आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा 1,000 रुपए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 6th ट्रांजैक्शन बताओ। कहता है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 30,000। काम की बात बेटा, डबल स्टार मार्क कर देना इस ट्रांजैक्शन पर। बेटा कहता है पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदी 30,000 रुपए। बेटा मैं अकाउंट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बनाता हूं, या मत लिख देना मोटरसाइकिल एक एसेट है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस की एसेट है क्या? नहीं, पर्सनल यूज के लिए खरीदी, आपकी पर्सनल एसेट है। ठीक है जी बेटा, बिजनेस से कोई लेना देना इसका नहीं, लेना देना नहीं है। बिजनेस के लिए तो बेटा इट इज मेयर ड्रॉइंग्स। आपने बिजनेस से 30,000 रुपए निकाले होंगे और बेटा मोटर बाइक खरीद कर आ गए होंगे। क्या बेटा बिजनेस को मोटर बाइक मिली? नहीं बेटा, आपकी पर्सनल एसेट है, बिजनेस को मोटरसाइकिल नहीं मिली बेटा। इट इज मेयर ड्रॉइंग्स ओनली। ये सिर्फ चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है कि बॉट मोटरसाइकिल फॉर द पर्सनल यूज, ताकि बच्चे फंस जाएं और एक एसेट बुक कर लें मोटरसाइकिल। बेटा आपने नहीं फंसना, पर्सनल यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू। ठीक है ना बेटा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिंट फॉर यू। बेटा ये इतना काम का हिंट है, सोच कर देखो बेटा। पर्सनल यूज के लिए बाइक खरीदी, कोई बिजनेस की एसेट बनी नहीं बेटा। बस ये क्या हुआ, बिजनेस से आपने 30,000 रुपए निकाले और जाकर मोटर बाइक ले आए। आपके लिए इट इज अ मेयर ड्रॉइंग्स। तो बेटा ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट हमें अच्छे से पता है। लो लिखो बेटा, आपने बिजनेस से 30,000 रुपए निकाले, मेरा कैश चला गया 30,000 रुपए। एज वेल एज मेरे प्यारे बच्चों ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। तो बेटा ड्रॉइंग कैपिटल को भी रिड्यूस कर देती है। अब आप क्या लिखने वाले हो? फाइनल इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल इक्वेशन 9,2500, प्रीपेड रेंट 3,000 रुपीज,
स्टॉक 30,000 रुपीज, कैपिटल 104500, क्रेडिटर वर्थ रुपीज 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा 1,000 रुपये। तो क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है? खत्म हो चुका है बेटा। बाबू बैलेंस शीट आपको सेल्फ बनानी है, जरूर बनानी है, ठीक है ना, किसी भी चीज को पेंडिंग मत छोड़ो बेटा। तो ये था बेटा मेरी तरफ से क्वेश्चन, मैं कर चुका हूं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब हम मूव ऑन करेंगे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर। लो प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। शायद सबसे ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शन इसी में है बेटा, कुछ 12 बिजनेस ट्रांजैक्शन से मिलकर बना है। इतना तो हमारे पास स्पेस भी नहीं होता बेटा। चलो जी करेंगे इसको भी सॉल्व बेटा। चलो समझना, कहता है शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी, शो कर देंगे। कहता है मनोज स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, विद गुड्स एंड विद बिल्डिंग। बेटा मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लाया, स्टॉक लाया और बिल्डिंग लाया। ठीक है जी। गुड्स परचेज करे कैश, ठीक है जी। गुड्स सोल्ड करे कैश, हो जाएगा। राहुल से खरीदे गुड्स, वरुण को बेचे गुड्स, राहुल से फुल सेटलमेंट में बेटा पैसे दिए, सैलरी पे करी बेटा, रिसीव करा वरुण से कैश इन फुल सेटलमेंट। ठीक है जी। रेंट आउटस्टैंडिंग कर देंगे, कमीशन रिसीव्ड बाय हिम कर देंगे, अमाउंट विथड्रॉन बाय हिम फॉर द पर्सनल यूज कर देंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन द बिल्डिंग। ये क्या चीज होती है? डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन द बिल्डिंग। मेरे प्यारे बच्चों अभी समझाता हूं आपको, पहले डेप की ही चर्चा करेंगे फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेप्रीसिएशन ये तो हमने कभी टर्म ही नहीं पढ़ी बेटा, मैंने बेसिक टर्म में पढ़ाई नहीं थी जान के, क्योंकि मुझे पता था इसकी जब चर्चा आएगी मैं इसको तब इजीली समझा सकता हूं। लो प्यारे बच्चे कह रहे हैं पहले डेप्रीसिएशन समझाना, मैं बेटा पहले वही समझाऊंगा, बहुत आराम से समझो आप प्यारे बच्चों। लो बच्चे कह रहे हैं डेप्रीसिएशन, कितना प्यारा नाम है। मैं कह रहा हूं बेटा आपको अपना निक नेम रख लेना चाहिए डेप्रीसिएशन, कितना प्यारा नाम है। मैं आपको प्यार से डेप्रीसिएशन ही बुलाया करूंगा। लो डेप्रीसिएशन, बात सुनो मेरी बाबू। डेप्रीसिएशन क्या होता है? मैं एक फैंसी सी डेफिनेशन लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी फैंसी सी। लो बेटा मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं, डेप्रीसिएशन क्या होता है। मैंने क्या लिखा बेटा? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू, बेटा कारण 3 कहता है बेटा डेप्रीसिएशन क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरना ही डेप्रीसिएशन होता है। फिक्स्ड एसेट्स की जब वैल्यू गिर जाती है आप उसको प्यार से डेप्रीसिएशन बोलते हो। कारण ये 3 बेटा, पहला कारण है नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर बेटा छोटी मोटी टूट फूट, जब आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हो तो छोटी मोटी टूट फूट तो होती ही रहती है। क्या उस छोटी मोटी टूट फूट की वजह से बेटा वैल्यू गिरती है? बिल्कुल गिरती है। आप खुद सोचो बेटा, आपने एक लैंड ली और उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्ट कर दिया। आपने एक लैंड ली बेटा और उसके ऊपर एक घर बना दिया। क्या घर एक बनाना, क्या लैंड एंड बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट्स है? बिल्कुल फिक्स्ड एसेट्स है। आप प्यारे बच्चों ये सोचो, क्या आप अपने घर में रह रहे हो? जब बेटा आप घर में रह रहे हो उसका इस्तेमाल करते हो, क्या बिल्डिंग में छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है? होती रहती है बेटा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटी मोटी टूट फूट तो होती रहती है। क्या उसकी वजह से कोई वैल्यू गिरती है बेटा? 100% वैल्यू गिरती है बेटा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू जरूर डाउन होती है। आपने शायद लोगों को कहते भी सुना हो बेटा, घर बनाने में आप जितना पैसा लगाते हो उतना पैसा कभी आपको मिलता नहीं। बेटा अगर मैं बोलूं ना, आपने लैंड खरीदी थी 20 लाख रुपए की 1 साल पहले और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करी थी 50 लाख रुपए की,
यानी कि आपको घर पड़ा था 70 लाख रुपए का। देखो बेटा, लैंड की वैल्यू जनरल केसेस में गिरती नहीं है, लैंड कभी भी अपनी वैल्यू नहीं खोता जनरल केस में, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है बेटा जनरल केस में, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू पूरी नहीं मिलती। बेटा आपने घर बनाया था 1 साल पहले, आज अगर आप बेचने निकलोगे ना, लैंड की वैल्यू तो बढ़कर मिल जाएगी, लेकिन बिल्डिंग के कोई भी 50 लाख रुपए नहीं देगा, सब कहेंगे पुराना हो गया। आपने पुराना सामान लगाया था बेटा। कहीं ना कहीं होता क्या है बेटा, पैसेज ऑफ टाइम के साथ, टाइम बीतने के साथ, या बेटा नॉर्मल वियर एंड टियर, छोटी मोटी टूट फूट के साथ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जरूर गिर जाती है। समझाने के लिए बच्चों एक बात करता हूं, मैं बेटा चेयर्स लेकर आया ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ठीक है जी। बेटा एक चेयर की वर्थ लेट सपोज मान लो 500 रुपए है, ठीक है जी, 500 रुपए वर्थ है। बाबू आते हैं बच्चे, रोज उस पे बैठते हैं बेटा, चले जाते हैं, ठीक है जी, साल भर यही होता रहता है, ठीक है जी। बेटा क्या छोटी मोटी टूट फूट होती है? जब बेटा बच्चे बैठेंगे साल भर आएंगे तो बेटा छोटी मोटी टूट फूट तो होगी होगी। क्या इससे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा? मेरे लिए बेटा वो फिक्स्ड एसेट्स है, वो मेरे लिए फर्नीचर है, मेरी तो फिक्स्ड एसेट्स है, बिजनेस की एसेट है। क्या बेटा कुछ फर्क पड़ेगा उसकी वैल्यू पर? बेटा कहीं ना कहीं वैल्यू गिर जाएगी। अगर आप कहोगे कि बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बेटा वो आज चेयर 500 रुपए की बिक जाएगी 1 साल के बाद? नहीं बिकेगी बेटा। तो कहीं ना कहीं टाइम पास होने के साथ साथ, कहीं ना कहीं बेटा छोटी मोटी टूट फूट के साथ साथ फिक्स्ड एसेट्स अपनी वैल्यू खो देता है बेटा। कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है बेटा। इसी टर्म को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन, इसी टर्म को बोलते हैं बेटा हम डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। क्या चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी वैल्यू कम हो जाती है? बेटा बिल्कुल, अगर टेक्नोलॉजी बदल जाए तब भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू खो जाती है। समझाने के लिए एक बात करता हूं बेटा, किसी टाइम पर बेटा BS2 इंजन चलते थे बेटा, BS3 इंजन चलते थे बेटा। एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि कोई भी व्हीकल जिसमें BS2 BS3 इंजन लगेगा वो बेटा इस तारीख तक, एक तारीख दे दी बेटा, एक डेट दे दी कि इस डेट तक बिक सकता है, इसके बाद वो मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। बेटा सारे टू व्हीलर एजेंसी परेशान, सब डिस्ट्रीब्यूटर परेशान कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसी जजमेंट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मान लो डेट दी थी 15 मई, 15 मई के बाद BS2 और BS3 इंजन के मोटर व्हीकल नहीं बिक सकते। आपको BS4 इंजन या उसके ऑनवर्ड्स ही मार्केट में बेचना पड़ेगा। BS4 इंजन क्या होता है बेटा? जिसमें हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन होती है। याद करो बेटा, आपने अपने सामने ये चेंज होते हुए देखा है बेटा। क्या टेक्नोलॉजी बदल रही थी बेटा? बिल्कुल बदल रही थी, ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। क्या टेक्नोलॉजी बेटा बदलने से क्या बेटा पुरानी टेक्नोलॉजी का दाम गिर जाता है? बेटा बिल्कुल गिर जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जो लास्ट डेट थी ना बेटा, इस दिन पर बेटा सारी टू व्हीलर एजेंसी ने औने पौने दाम में बेटा अपने व्हीकल बेच दिए। अगर एक्टिवा उनके स्टोर में खड़ी थी 80,000 की तो 60,000 में बेच दी। अगर बेटा 60,000 की चीज थी तो 40,000 में उन्होंने बेच खाई बेटा। बाबू कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बदलने से पुरानी टेक्नोलॉजी अपनी वैल्यू खो देती है बेटा। क्या ये भी डेप्रीसिएशन होता है? बेटा ये भी डेप्रीसिएशन होता है। तो हमने बात करी बेटा डेप्रीसिएशन होता क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब फिक्स्ड एसेट्स अपनी वैल्यू कम कर दे बेटा या उसकी वैल्यू खोने लगे, कारण बेटा ये 3, या तो नॉर्मल वियर एंड टियर, छोटी मोटी टूट फूट, या बेटा पैसेज ऑफ टाइम, टाइम का पास हो जाना बेटा, या बेटा चेंज इन टेक्नोलॉजी। इन सारी वजह से जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स अपनी वैल्यू को खोता है बेटा, हम इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन? बेटा ये चीज डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है बेटा। अभी डैप में मेरी चर्चा थी, मैंने हर चीज क्लियर करने की आपको कोशिश की है। लो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा, ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में डायरेक्टली डिस्कस कर देंगे सेम क्वेश्चन में। लो बेटा मैं इसको रब करता हूं। तो बेटा हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, जो 12 बिजनेस ट्रांजैक्शन से मिलकर बना है। अगर मुझे स्पेस की कहीं कमी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा।
लो बेटा, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फॉर्मेट बेटा आप खुद बनाया करो, अब फॉर्मेट के लिए मेरी इंतजार मत किया करो। लो बेटा, मैंने फॉर्मेट बना दिया है और एक रो छोड़ दी है बेटा एसेट्स लिखने के लिए और लायबिलिटीज लिखने के लिए। और बेटा पहली ट्रांजैक्शन क्या, स्टार्टेड अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो किन चीजों के साथ हुआ बेटा, कैश के साथ, स्टॉक के साथ और बिल्डिंग के साथ। लिखो, कैश, स्टॉक और बिल्डिंग, तीन एसेट बेटा आपके पास आ गई। बेटा कैश अमाउंटेड टू ₹2,30,000, स्टॉक अमाउंटेड टू ₹1 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख। लो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी लाता है सब कैपिटल होता है। तो बेटा चिपका दो कैपिटल में आप 5,30,000, चिपका दो बेटा कैपिटल में अमाउंट। तो बेटा मैंने इनका टोटल कर दिया 5,30,000 लिख दिया है कैपिटल में। क्या करो बेटा, फटाफट से हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करो बेटा, लिखो न्यू इक्वेशन। मैं बैलेंसेस लिख रहा हूं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 रुपीज। बेटा टाइम मत लगाना इन ट्रांजैक्शन में। परचेज गुड्स, कैश परचेज खरीदे आपने 50,000 रुपए के, कैश गया और बिजनेस में स्टॉक आ गया। लो प्यारे बच्चों, मैं जो ट्रांजैक्शन पहले कर चुका हूं उसमें टाइम खर्च नहीं करूंगा। अब न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन क्या बोलती है बेटा, 180 कैश, 150 का स्टॉक और 2 लाख की बिल्डिंग और बेटा कैपिटल अमाउंटेड टू ₹5,30,000 रुपीज। थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या बोलती है बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 की कॉस्टिंग के 35,000 के बेच दिए। कैश बेचे बेटा, सोल्ड गुड्स। बेटा 20,000 की चीज 35,000 में बेच दी, स्टॉक चला गया 20,000 रुपए का, कैश आ गया 35,000 रुपए का। क्या बेटा कुछ मुनाफा हुआ, 15,000 रुपए कमा लिए प्यारे बच्चों। 15,000 रुपए कमाए, कोई भी मुनाफा है कैपिटल से एडजस्ट कर दो बेटा। न्यू इक्वेशन, लो बेटा फोर्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुई बेटा, कहता है ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000। बेटा गुड्स परचेज किए हैं, परचेज्ड गुड्स 55,000 राहुल से परचेज करें। बेटा राहुल एक क्रेडिटर का नाम है, जब आपने गुड्स परचेज करे आपके स्टॉक बढ़ जाएंगे। राहुल से परचेज करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक वो सप्लायर है जिससे आप उधार पर सामान खरीद कर आ रहे हो, ये मेरे लिए क्रेडिटर ही है। लो बेटा आपको क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करनी है, लिखना है न्यू इक्वेशन। कैश 2,15,000 बेटा, स्टॉक 185 का, बिल्डिंग 2 लाख रुपीज की, इक्वलेंट टू कैपिटल 545,000 और क्रेडिटर 55,000 के। ठीक है जी, नई बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा फिफ्थ ट्रांजैक्शन बोलता है सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 रुपीज, 60,000 का सामान बेच दिया। लो बेटा सोल्ड गुड्स टू वरुण, बेटा आपने क्या करा, 52,000 रुपए का सामान 60,000 रुपए में बेच दिया। बेटा जब आपने वरुण को उधार पर सामान बेचा तो बेटा आपके बिजनेस से स्टॉक गया, बिल्कुल गया। 52,000 की चीज आपने उसको 60,000 में दे दी, तो बेटा क्या एक नई एसेट आई, बेटा बिल्कुल एसेट आई जिसका नाम है डेटर। बेटा आपने उसको 60,000 रुपए का सामान बेच दिया जो आपने बेटा 52,000 का खरीदा था।
क्या बेटा इस ट्रांजैक्शन से आपको प्रॉफिट हुआ? बेटा आपने 8,000 रुपए कमाए। ये कहाँ एडजस्ट होने वाले हैं बेटा? कैपिटल में एडजस्ट होने वाले हैं। मैं टाइम नहीं खर्च कर रहा हूं बेटा उन ट्रांजैक्शन पे जो हमने पहले बहुत बार की हैं, ठीक है ना। आपको लगता है मुझे स्लो चलना चाहिए तो आप मुझे बता देना बेटा। लो जी, न्यू इक्वेशन, मैंने कैश को फटाफट से लिख दिया है बेटा। स्टॉक भी लिख दो, मैंने स्टॉक भी कैलकुलेट कर दिया, बिल्डिंग की अमाउंट भी लिख दी, डेटर्स की अमाउंट भी लिख दी, कैपिटल में भी एडजस्टमेंट कर दी बच्चों, क्रेडिटर की भी अमाउंट में लिख चुका हूं। लो जी, नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा 6th ट्रांजैक्शन बोलती है ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000 रुपीज। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है आपने राहुल को 53,000 देकर मना लिया। बेटा फुल सेटलमेंट में दिए, फुल सेटलमेंट में, आराम से पढ़ लो वर्ड फुल सेटलमेंट। राहुल कौन था बेटा? बाबू 4th ट्रांजैक्शन में देखो, राहुल वो सप्लायर था, वो क्रेडिटर था जिससे आप सामान खरीद कर आए थे। आपने 55,000 रुपए का सामान उधार खरीदा। मैं लास्ट टाइम भी ये बात बोल चुका हूं बेटा। आप उसकी दुकान पे गए, आपने कहा राहुल भाई खाता खोलियो, कितने पैसे देने हैं तेरे? राहुल ने निकाला, राहुल ने कहा 55,000 रुपए देने हैं। आपने बेटा जेब से 50,000 रुपए निकाले और रख दिया राहुल के टेबल पे, ले भाई हो गया काम चुकता। राहुल ने कहा क्या बात कर रहा है, इतना कौन सा मुनाफा कमा लिया मैंने तेरे से जो तू 55,000 के 50,000 दे रहा है, मैं नहीं लूंगा ये। राहुल बेटा तिंगड़ने लगा, आपने जेब से 2,000 और निकाले, आपने कहा ले हिसाब हो गया चुकता। राहुल ने कहा अगर देख चुकता करने की बात है तो 1,000 और दे दे। आपने जेब से 1,000 और निकाले बेटा और 53,000 में सेटलमेंट हो गई। सेटलमेंट हो गई बेटा, यानी कि राहुल ने काटा मार दिया कि अब मैंने कोई भी पैसा आपसे नहीं लेना, 53,000 में ही काटा मार दिया। मेरे प्यारे बच्चों देखो, लिखो पेड टू क्रेडिटर्स, आपने राहुल को कितने पैसे दिए? 53,000, यानी कि बेटा बिजनेस से कैश कितना गया? 53,000 रुपीज बेटा। लेकिन राहुल को देने कितने थे? 55,000 रुपए, लेकिन राहुल ने कह दिया हिसाब चुकता हो गया। बाबू राहुल को आपने बुक से हटा दिया बेटा, 53,000 में ही 55,000 की लायबिलिटी खत्म कर ली आपने। क्या बेटा इस ट्रांजैक्शन से आपको कुछ मुनाफा हुआ? बेटा 2,000 रुपए कमाए। देने तो 55,000 रुपए थे बेटा, लेकिन वो 53,000 में ही मान गया, तो आपने 2,000 रुपए कमाए हैं। कोई भी कमाई हो बेटा या कोई भी नुकसान हो, कैपिटल से एडजस्टमेंट करते हैं हम उसकी। लो प्यारे बच्चों, लिखो न्यू इक्वेशन। कैश बैलेंस कितना बच गया बेटा? 1,62,000 रुपीज कैश बच गया बेटा। स्टॉक 133,000, बिल्डिंग एज इट इज, डेटर एज इट इज, लाइबिलिटी खत्म हो गई है बेटा, कैपिटल आ गई 555,000। लो प्यारे बच्चों, 7th बिजनेस ट्रांजैक्शन देखो बेटा। 7th ट्रांजैक्शन बोलती है सैलरी पेड टू हिम 20,000। सैलरी दी है बेटा 20,000 रुपए, टाइम खर्च मत करना। सैलरी पे करी है बेटा, कैश चला गया होगा। सैलरी एक नुकसान है बेटा, कैपिटल भी कम हो जाएगी। लो बेटा लिख दो न्यू इक्वेशन। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस न्यू इक्वेशन को ना सबसे ऊपर लिखूंगा, ये सब रब कर दूंगा, ये सब रब करके मैं सबसे ऊपर लिखूंगा। क्वेश्चन यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आप अभी पोस्ट करके इसी क्वेश्चन को इतना कर लो बेटा, फिर मेरे साथ साथ आगे बढ़ाना। बाबू मैं क्या कर रहा हूं, इस नई इक्वेशन को ही सबसे ऊपर लिख रहा हूं, ये सब मैं रब कर रहा हूं बेटा। लो जी, मैं सब रब कर देता हूं, लिख देता हूं ऊपर न्यू इक्वेशन। कैश का बैलेंस शायद 1,42,000 है बेटा, मेरे से रब हो गया। स्टॉक 1,33,000, बिल्डिंग अमाउंटेड टू ₹2 लाख, डेटर अमाउंटेड टू ₹60,000, कैपिटल 60,000, कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज शायद 553 बेटा, 553
533 ही होना चाहिए, 533 होगा, शायद 533 होगा। बेटा 535 है ये, आप एक बार देख लेना, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या लिखा था वहां पर। 535, 7 बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद कैपिटल आई है बेटा 535। तो बेटा एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है जी। मैं अब आगे बढ़ता हूं बेटा, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं ये रब कर देता हूं 5,35,000 रुपीज, ठीक है जी। चलो बेटा मैं अब आगे बढ़ता हूं, मैं बात करता हूं 8th बिजनेस ट्रांजैक्शन की, मैं बात कर रहा हूं बेटा 8th बिजनेस ट्रांजैक्शन की। तो बेटा मैं 8th ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, ट्रांजैक्शन क्या हुई बाबू। क्वेश्चन बोलता है मेरे को 8 ट्रांजैक्शन में रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000। बेटा वरुण से कैश आया 59,000 का इन फुल सेटलमेंट। बेटा वरुण कौन था, एक डेटर। ट्रांजैक्शन नंबर 5 याद करो बेटा, ट्रांजैक्शन नंबर 5 याद करो। 60,000 रुपीज आपने लेने हैं उससे, और ये बोलता है 59,000 देकर ये फुल सेटलमेंट करके चला गया। लो प्यारे बच्चों समझो, कैश रिसीव्ड, वरुण कैश दे गया बेटा, कितने का, 59,000 का, और कहता है बस पूरा हिसाब चुकत गया। ठीक है जी बेटा। बाबू जब वो कैश देकर गया तो कैश बढ़ेगा बेटा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्या करा उसने बेटा, जब वो कैश देकर गया बेटा, उसने कहा पूरी सेटलमेंट हो गई, बुक्स में से मेरा नाम काट दो कि मैंने आपका 1 रुपया भी देना है। बेटा वो अब 1 भी रुपया देने को तैयार नहीं है, 59,000 में पूरी सेटलमेंट कर गया। क्या बेटा मुझे 60,000 नहीं लेने थे, लेने तो 60,000 थे बेटा। 59,000 देकर कहता है हिसाब चुकता लो। बेटा हिसाब चुकता दिया मैंने, क्या मुझे नुकसान हुआ, बिल्कुल नुकसान हुआ। और कोई भी नुकसान हो बेटा कहां से एडजस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा कैपिटल से। तो बेटा मैंने लिख दिया है, कैपिटल से एडजस्ट कर दिया है। लिखो जी न्यू इक्वेशन, कैश लिख दिया बेटा, मैंने स्टॉक लिख दिया, मैंने बिल्डिंग की बात भी कर ली, डेटर बुक से खत्म बेटा, कैपिटल आ गई 534,000। 9th बिजनेस ट्रांजैक्शन, रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपीज। बेटा टाइम मत लगाना, आप इसकी बात कर चुके हो। रेंट आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपीज। बेटा खर्चा तो हो चुका, और जब खर्चा हो चुका बेटा लेस कर दो कैपिटल से, और आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी होती है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, रिकॉग्नाइज कर रहा हूं 3,000 रुपए। लो प्यारे बच्चों लिख दो न्यू इक्वेशन, मैं लिख रहा हूं बेटा न्यू इक्वेशन। लो बेटा 10th बिजनेस ट्रांजैक्शन देखो क्या हुई है, कमीशन रिसीव्ड बाय हिम 13,000। बेटा कमीशन रिसीव हुई, जैसे ही जेब में कुछ ना कुछ आया, क्या मेरा कैश बढ़ गया बेटा, 13,000 रुपए कोई दे गया, कैश बढ़ गया। क्या बेटा मुनाफा है, बिल्कुल मुनाफा है, कर दो कैपिटल से इसकी एडजस्टमेंट। कर दिया है बेटा, फटाफट से लिखो न्यू इक्वेशन। जो ट्रांजैक्शन हमने बहुत बार किया है बेटा, उस पे हम टाइम अब नहीं खर्चेंगे बिल्कुल भी। लो बेटा 11th ट्रांजैक्शन, आपको क्या बोलता है, अमाउंट विथड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज, दैट मीन्स ड्रॉइंग्स 20,000 रुपए। बेटा ड्राइंग्स की है, अमाउंटेड टू ₹20,000 रुपीज, कैश चला जाएगा, एज वेल एज कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। तो बेटा मैंने कैपिटल भी कम कर दी है। लिख दो बेटा न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन। बेटा कैश बचा 194,000, स्टॉक 133,000, बिल्डिंग 2 लाख रुपीज, कैपिटल 5,24,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 रुपीज। लो बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, डैब चार्ज और ऑन बिल्डिंग 10,000 रुपीज।
लो मेरे प्यारे बच्चों, डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। अब बहुत आराम से एक बात को समझना बेटा, डेप चार्ज करना है बिल्डिंग से। बेटा मैं बोलता हूं एक दुकान है जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी, यही है वो बेटा, बिल्डिंग का नाम है दुकान। बाबू ये एक शॉप है मेरी जिसका मैं इस्तेमाल करे जा रहा हूं, कहता है डेप चार्ज कर दो। डेप क्यों चार्ज कर रहे हैं बेटा, इसकी वैल्यू गिर गई है क्योंकि आप इसको यूज कर रहे हो, टाइम भी बेटा पास हो रहा है, तो बिल्डिंग पुरानी होती जा रही है, ठीक है जी बेटा। कहता है 10,000 रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू कम कर दो। बाबू डेप्रीसिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड एसेट्स और इसकी वैल्यू गिरानी है बेटा, बिल्डिंग के ऊपर डेप चार्ज करना है, इसकी वैल्यू गिरा दो 10,000 रुपए से, गिरा दी। क्या बेटा मैंने किसी को कैश दिया, कैश कहां से दिया, बिल्डिंग ने पड़े पड़े अपनी वैल्यू खो दी, कैश थोड़ी आपने किसी को दिया। क्या ये नुकसान है बेटा, नुकसान तो है, बिल्डिंग आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अपनी वैल्यू खोती जा रही है, नुकसान तो है। तो बेटा कोई भी नुकसान हो, कोई भी फायदा हो, एडजस्ट कहां से होता है बेटा, हमेशा फ्रॉम द कैपिटल। तो ये था बेटा मेरा डेप्रीसिएशन पे नया मुद्दा। अब आपने क्या लिखना है, फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन कैश 194,000, स्टॉक, बिल्डिंग, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेट मी चेक द आंसर और उसके बाद डेप पे एक बात और बोल देता हूं बेटा, आंसर क्या है, 194,133,190, 3,514, बिल्कुल ठीक है बेटा हमारा आंसर। डेप पे मैं एक बार फटाफट से दोबारा एक बात बोल देता हूं बेटा, देखो डेप्रीसिएशन क्या होता है, वो बेटा फिक्स्ड एसेट जब अपनी वैल्यू खो जाती है, किस वजह से, या तो इस्तेमाल से, या बेटा टाइम पास होने के साथ साथ, या बेटा चेंजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, उस फॉल इन वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा डेप्रीसिएशन। बेटा कहता है बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करो। बेटा बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी दुकान का इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी वैल्यू गिरी जा रही है क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन पुरानी होती जा रही है बेटा, कोई भी कंस्ट्रक्शन के भाव आपको पूरे नहीं देगा बेटा, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू गिर रही है। वैल्यू गिर रही है बेटा, बिल्डिंग की बिल्डिंग में से कम कर दो, कर दो। बेटा क्या आपने किसी को कैश पे करा, नहीं कैश तो किसी को नहीं दिया, आप दुकान में चुपचाप आते हो, रोज सुबह बैठ जाते हो बेटा, 1 साल तक आप यही करते रहे, बिल्डिंग की वैल्यू फिर भी गिर रही है, तो आपने किसी को कुछ पे किया क्या बेटा, कैश कुछ नहीं दिया हमने। बाबू जब कैश नहीं दिया, कैश में कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या बेटा ये नुकसान है 10,000 रुपए का बिजनेस का, हाँ नुकसान तो है, तो कोई भी नुकसान हो बेटा कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल से एडजस्ट कर दिया। तो ये है बेटा डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट सेल्फ, बेटा खुद से बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, और होमवर्क में बेटा 2 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। बेटा अनसोल्ड क्वेश्चन आप करके लाओगे जो सॉल्व नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।